नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खरगोन से खबर है, जहां पर बड़वाह के पास नर्मदा नदी पर बने मोटक्का पुल के एक पिलर में दरार आ गई है, जिसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बुधवार शाम को जब पुल से पानी नीचे आया तो पिलर में दरार नजर आई। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने पुल की जांच की। जांच रिपोर्ट आने तक पुल पर यातायात रोक दिया गया है। मोटक्का पुल पर नर्मदा नदी का जलस्तर बुधवार शाम 4 बजे खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया। इस पर प्रशासन NHAI से निरीक्षण और यातायात को हरी झंडी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पुल के एक पिलर में दरार आने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पुल के खेड़ी घाट छोर पर दूसरे नंबर के पिलर में दरार देखी गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस दरार को पुराना बताया है, जिससे संशय की स्थिति बन गई है। SDM बड़वाह BS कलेश ने बताया है कि जलस्तर कम हो गया है, लेकिन पिलर पर दरार होने की सूचना के बाद NHAI के इंजीनियर्स ने निरीक्षण किया। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। तो कल शाम से ही आवागमन वाहनों का पुल से बंद है। मोटक्का पुल के एक पिलर में दूसरे पिलर में दरार आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन पर। आशुतोष, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारी बारिश का दौर चल रहा है, नदी नाले उफान पर है, उससे कई पुल पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब मोटक्का पुल के पिलर में भी दरार। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार की शाम को 5 बजे से जब नर्मदा में जल स्तर बढ़ा था और ओमकारेश्वर बांध के पूरे 23 गेट और इंदिरा सागर के 12 गेट खुल गए थे। 22,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा था। खतरे के निशान से जब करीब 1.5 से 2 मीटर नर्मदा बहने लगी थी, तो प्रशासन के द्वारा मंगलवार की शाम को पुल बंद करा दिया गया था। अब लगातार नर्मदा में जल स्तर कम हो रहा है। ओमकारेश्वर बांध के 18 गेट है खोले गए हैं और 12.5 क्यूमेक्स पानी की जल निकासी की जा रही है। तो प्रशासन सतर्कता और सुरक्षा पूरी बरत रहा है। तो पुल में दरार की बात सामने आ रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग और स्थानीय अधिकारी, उनका कहना है कि पुरानी दरार है, लेकिन NHAI की जो टीम है वो मौके पे पहुंची, उसने निरीक्षण किया है। और स्थानीय प्रशासन, विशेष रूप से SDM और SDOP, उनका कहना है कि जब तक उनकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद ही पुल पर यातायात शुरू किया जाएगा। जी ठीक है आशुतोष, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये दरार है वो पुरानी है। अगर ये दरार पुरानी है तो और भी ज्यादा गंभीर सवाल उठते हैं कि दरार अगर इतनी पुरानी है तब भी आवागमन उस पर चलता रहा, पुल पर चलता रहा। और अभी प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या पुल की मरम्मत की जाएगी? फिलहाल प्रशासन इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा। उनका कहना है कि जो टीम आई थी, वो टीम जो निरीक्षण करके वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन ले रही है। संभवतः इंदौर, दिल्ली के जो उनके अधिकारी हैं, उनसे पूरी बातचीत की जा रही है। बातचीत के बाद जब वो रिपोर्ट दी जाएगी, जहां तक पुल की दरार की बात की जा रही है, तो उनका कहना था कि कोई खतरे वाली कोई बात नहीं थी और लगातार इस पे यातायात चल रहा था। लेकिन जिस प्रकार से नर्मदा पूरी उफान पे रही थी और उसके बाद ये दरार फिर देखी गई है, तो उन्होंने कहा कि वही इसकी रिपोर्ट जब पूरी मिल जाएगी उसके बाद ही की जाएगी। जहां तक मरम्मत का सवाल है, अभी इस बारे में स्थानीय अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करी है। निरीक्षण का दौर जारी है। कल रात में SDOP और वो उनकी TI की टीम ने निरीक्षण किया था और आज जो है लगातार निरीक्षण का दौर जारी है। सुमित। आशुतोष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से है। कारम डैम फूटने के मामले में सरकार को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा को सौंपी। रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई। डैम का निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लापरवाही की। कंपनी ने 200 दिन का काम 90 दिन में ही निपटा दिया। टीम ने 5 दिन पहले सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की है और पानी भरने तक कई स्तर पर लापरवाही सामने आई। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही सामने आई है। 210 दिन का काम 90 दिन में ही खत्म कर दिया था कंपनी ने।
टीम ने 5 दिन पहले सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की थी। पानी भरने तक कई स्तर पर लापरवाही सामने आई। कारम डैम फूटने के मामले में सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव एस एन मिश्रा को सौंपी है। रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई है कंस्ट्रक्शन कंपनी की। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए सीधी राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, जब ये डैम डैमेज हुआ तब से ही कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब जब जांच रिपोर्ट, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसमें डैम की कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही सामने आई है। 210 दिन का काम 90 दिन में ही निपटाकर कंपनी ने रख दिया। जिस समय बिल्कुल कारम डैम के निर्माण को लेकर जिस तरीके की लापरवाहियां सामने आई, उसका जो नतीजा है अभी हाल ही में देखने को मिला। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से लापरवाहियां हुई, उसके बाद जो प्रारंभिक जांच है वो शुरू की गई, जिसमें 4 सदस्यीय जांच दल है वो कारम डैम पहुंचा और उन्होंने बारीक से हर एक पहलू की जांच की है। जिसमें शुरुआती स्तर पर जो जांच रिपोर्ट है उसमें यही बातें निकलकर सामने आई है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी लापरवाही बड़े पैमाने पर देखने को मिली है, क्योंकि जो 210 दिन का काम था वो कंपनी ने सिर्फ 90 दिन में ही शुरू किया और जो निर्माण कार्य में जो लापरवाहियां हैं वो भी बड़े स्तर पर इस पूरे कारम डैम में देखने को मिली। जिसमें जो डैम की जो ऊंचाई है वो भी ठीक थी, लेकिन वहां पर जब पानी भरने का काम किया गया तो उसमें एक्सपर्ट्स की जो मदद है वो नहीं ली गई और उसमें पानी कंकड़ इनके जरिए भरा गया, जिससे उसमें जो लीकेज है उसकी समस्या हुई। तो ये कुछ लापरवाहियां हैं जो कि जांच में निकलकर सामने आई। तो वहीं जो बांध का पाल है उसमें पीली मिट्टी भरी गई और उसकी जो दीवार थी वो भी कमजोर हुई और यही वजह है कि पानी भरने जैसी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। और अब जिस तरीके से ये जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो एसीएस को सौंपी गई है, इसके बाद जो कार्रवाई है वो भी देखी जा सकती है। और ये जो कार्रवाई है वो असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर पर भी हो सकती है लापरवाही मामले को लेकर। हालांकि इससे पहले का अगर जिक्र कर लिया जाए सुमित, तो जो कंपनियां हैं कुछ 4 से 5 उनको ब्लैकलिस्टेड किया गया है और अब इस कंस्ट्रक्शन के काम में जो भी लापरवाही बरती गई उसमें जो इंजीनियर्स हैं उन पर भी जो गाज है वो गिर सकती है। और कुल मिलाकर अब लापरवाही पर जो सरकार है वो सख्त दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि 304 करोड़ रुपए का ये जो डैम है, जिसकी लागत से ये जो पूरा डैम है वो तैयार होना था। ठीक है रंजना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये दौरा देर रात तक जारी रहा। देर रात हाई लेवल मीटिंग हुई। मुरैना, भिंड, श्योपुर के कलेक्टर, जनप्रतिनिधि इस मीटिंग में जुड़े। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में देर रात वर्चुअली जुड़े थे। भोपाल से सीएमओ और एसीएस भी बैठक में मौजूद रहे। गांधी सागर डैम और बाकी जगहों से पानी छोड़ने को लेकर चर्चा हुई। अगर पानी निकाला गया तो 56 गांव प्रभावित होंगे, सीएम का यह कहना। सीएम का यह भी कहना है कि हमने हर गांव की सूची तैयार रखी है, सरकार अलर्ट है। जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर की मदद से मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। राहत शिविरों में पूरी व्यवस्था की जा रही है। चंबल किनारे के रहने वाले लोगों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। जिलों के साथ मीटिंग की है। भोपाल से भी एसीएस होम हो चाहे एसीएस इरिगेशन हो, सीएमओ हो, सब जुड़े हुए थे। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए थे। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि थे और तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के प्रमुख लोग थे। अभी जो संभावनाएं हैं, जैसा पानी गांधी सागर कोटा बैराज से छूटा है और डिस्चार्ज कम हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि मुरैना में अभी 1 से लेकर 1.25 मीटर तक पानी कल दोपहर तक बढ़ सकता है। अब ये अंदाज है। श्योपुर में, पार्वती में पानी घटना शुरू हो गया है और चंबल का पानी स्थिर है और मुरैना के बाद चूंकि भिंड में पानी जाता है इसलिए वहाँ भी बढ़ोतरी की संभावना है। हमने उसको ध्यान में रखते हुए केवल 1.25 मीटर नहीं,
अगर और भी ज़्यादा पानी बढ़ता है तो हमारे पास अब साइंटिफिक असेसमेंट है कि कितना पानी बढ़ेगा तो कौन सा गांव डूब में आएगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो निचले इलाके के हमारे साथी थे उनको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है तो 56 गांव प्रभावित होंगे, उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। भिंड में भी वही तैयारी है, श्योपुर में भी वही तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय जो हमारा प्रशासन है उसको सहयोग करने के लिए स्टेशन कर रहे हैं हम। कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो रेस्क्यू के लिए ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है वैसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। राहत शिविरों में भोजन और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं वो हम सब कर रहे हैं जो राहत शिविर में आवश्यक होती है। तो कोशिश हमारी यही है कि कोई ऐसी परिस्थिति हम नहीं बनने देंगे कि जिससे पानी बढ़ने के कारण जनजीवन पर कोई संकट पैदा हो। लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसको मद्देनजर रखते हुए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सारी की जा रही। तो चलिए अधिक चर्चा के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। सुशील, बाढ़ के हालातों को लेकर सरकार, सीएम शिवराज संवेदनशील नजर आते हैं और पूरी गंभीरता से हर पहलू पर ध्यान यहां पर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ को लेकर लगातार चिंतित है और सक्रिय भी है। यही वजह है कि कल शाम को ग्वालियर पहुंचे थे बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए और ग्वालियर से वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है श्योपुर के अलावा मुरैना आदि जिलों में गए थे और वहाँ उन्होंने दौरा किया। और ये देखिए कि रात 11:30 बजे तक उन्होंने बाढ़ प्रभावित या जो इलाके हैं उन इलाकों का जायजा लिया। साथ ही मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर सहित तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे उन अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की है और जिन लोगों को बाढ़ इलाकों में परेशानियां हो रही थी उन लोगों से भी बातचीत करके सरकार ने हर स्तर पर मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही हालांकि जो मुरैना है या भिंड है इन जिलों में बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन चंबल नदी में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, मालवा और ख़ासतौर पर राजस्थानी इलाकों से जो पानी आ रहा है चंबल नदी में, उसके चलते जो है नदी के जो किनारे के इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि श्योपुर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वहाँ भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। साथ ही हर स्तर पर सरकार की सुविधाएं और व्यवस्था उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन टीमों के अधिकारियों से भी सीएम ने रूबरू होकर चर्चा की है। साथ ही जो संभागीय कमिश्नर है, इसके अलावा कलेक्टर है, उन लोगों से भी देर रात तक उन्होंने बातचीत की, बैठक की। इसके अलावा हर स्तर पर बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं या जहां आशंका है बाढ़ की, उन गांवों में या उन लोगों को लगातार जो है सरकारी मदद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सरकार के जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो लगातार मॉनिटरिंग करें, इस तरह के निर्देश भी दिए हैं। और रात करीब 12 बजे के लगभग वो जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके, इसके अलावा ग्वालियर में एयरपोर्ट पर सीएम ने खुद अधिकारियों से बातचीत की और बाढ़ से निपटने के इंतज़ाम जो है उनका भी हालचाल जाना। तो निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद चिंतित थे और यही वजह है कि देर रात तक उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और आने वाले समय में भी सीएम का कहना है कि सरकार यूं ही जनता की चिंता करती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से खबर है जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण का ये मामला है। स्पेशल बेंच आज फिर जारी रखेगी मामले पर सुनवाई। ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में 63 याचिकाएं दायर हैं। लगातार 3 दिनों से मामले में अंतिम बहस कोर्ट सुन रहा है। कल विस्तृत सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने पेश किए थे तर्क अपनी। अगर प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो 73% हो जाएगा प्रदेश में आरक्षण। ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 27% सीटें ही बचेंगी। 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर हैं 30 याचिकाएं, जबकि 33 इसके पक्ष में दायर हैं।
ज्यादा चर्चा के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, काफी संवेदनशील और काफी पेचीदा मामला है ये, और यही वजह है कि लगातार 3 दिनों से अंतिम बहस कोर्ट सुन रहा है। आज भी सुनवाई होनी है। जी हाँ, ये पहली दफा होगा सुमित, आपको बता दूं, जब 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के सिलसिलेवार सुनवाई का दौर शुरू हो गया है। बहरहाल ये फाइनल बहस जो है अंतिम तर्कों का दौर है, और अभी फिलहाल जो 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में है, ऐसी करीब 63 में से 30 याचिकाएं हैं, और एकाएक कर सभी याचिकाकर्ताओं को अदालत जो स्पेशल बेंच गठित की गई है प्रशासनिक न्यायाधीश शील लागू की अध्यक्षता में, वो इस पूरे मसले पर सुनवाई कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों, इन्हें सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिनों तक सुनवाई 1-1 घंटे जारी रही। आज फिर से जो है तर्कों का दौर जो है वो जारी रहेगा। चूंकि 63 याचिकाएं हैं, तो प्रथम दौर पे वो तमाम याचिकाओं की सुनवाई हो रही है जो इसके विरोध कर रहे हैं, 27% आरक्षण का विरोद कर रहे हैं। कल इस मामले की विशेष सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर 27% आरक्षण लागू होता है तो कुल प्रतिशत जो आरक्षण का होगा वो मध्य प्रदेश में 73 हो जाएगा। ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 27% सीटें ही बचेंगी। इतना ही नहीं, जो इंदिरा साहनी का मसला था, जो न्याय दृष्टांत पेश किया, जो हाल ही में मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो ऑर्डर आया था, उससे भी अदालत को अवगत जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से कराया गया है, और अपने विरोध में, यानी 27% आरक्षण के विरोध में जो भी तर्क हो सके थे, उन तथ्यों को अदालत में पेश किया गया। आज फिर से सुनवाई होगी, देखना होगा आज क्या कुछ नए तथ्य देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपके जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर। भ्रष्ट एआरटीओ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़े बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। एआरटीओ के बेटों सार्थक शाश्वत के नाम से खरीदी गई जमीन का खसरा सामने आया है। संतोष पॉल ने दोनों बेटों के नाम से शहपुरा के कोहिला गांव में खरीदी लगभग 33 एकड़ कृषि भूमि की अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। खसरे की कॉपी ईओडब्ल्यू को भी दी गई। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता पवन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, जैसे जैसे जांच और आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं इस मसले पर। जी बिल्कुल, ये मामला जब से शुरू हुआ है तभी से सुर्खियों में बना है, और एक शासकीय अधिकारी के पास अकूत संपत्ति होने की जो चर्चाएं सामने आ रही थी, जो ईओडब्ल्यू ने दावा किया था कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी खुलासे होंगे और भी संपत्ति की जानकारी सामने आएगी, तो वो एक के बाद एक सामने आ रही है। इसके पहले दिल्ली और नरसिंहपुर मंडला में भी संतोष पॉल जो एआरटीओ जबलपुर के हैं, उनके पास संपत्ति होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि दस्तावेज जो भी जुटाए हैं वो ईओडब्ल्यू ने अपने पास रखे हैं। और अब एक बात और सामने आ रही है कि ईओडब्ल्यू के साथ साथ जनता भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है, और पब्लिक के बीच में से ये डॉक्यूमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें संतोष पॉल की संपत्ति से जुड़ी जानकारियां उजागर हो रही हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है। और जो ठीक पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है। एक साथ मिले हैं स्वाइन फ्लू के 6 केस। निजी अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। मृतक मरीज था जांजगीर चांपा का रहने वाला। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।